जिन बच्चों को जो बच्चे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, अगर उनका फ़ोन ज़्यादा पुराना नहीं है, ठीक-ठाक फ़ोन है, तो आप अपना गूगल मीट का ऐप अपडेट कर लो। तो क्या होगा, जब जैसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है, तो कुछ बच्चे डिस्कनेक्ट कर ले हो जाते हैं, तो वो फिर डिस्कनेक्ट नहीं होंगे, है ना? ऐप पुराने होने की वजह से ऐसा होता है। चलो भाई, तो आज स्टार्ट करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। जैसे हमने देखा था एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड के बारे में, वही कहानी एवरेज एक्सेलरेशन की रहेगी कि ओवर ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम आपको एक डेल्टा टी वैल्यू दी गई है टाइम की, उस टाइम इंटरवल पे अगर आप फाइंड आउट कर रहे हो क्या एक्सेलरेशन, उस टाइम इंटरवल में ड्यूरिंग दैट टाइम इंटरवल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या रही, उस वैल्यू को ही मैं बोल रहा हूँ एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी हमारी किस हिसाब से चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। देयर विल बी सम चेंज इन वेलोसिटी इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, तो आप चेंज इन वेलोसिटी को डिवाइड बाय कर दो जो आपको टाइम चाहिए था। देखो उसी को मैथमेटिकली लिखने चलेंगे तो एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन दिख रहा है ना, क्योंकि दोनों साइड ये ट्राइंगल, ये हमने वो लगा रखे हैं, ब्रैकेट लगा रखे हैं। तो एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी इज सम फाइनाइट टाइम, जो अब तक देखते हैं वही टाइम यहाँ पे। तो उसी को देखोगे न्यूमरेटर में है, यानी ऊपर जो होता है उसमें न्यूमरेटर, उसको न्यूमरेटर बोलते हैं। न्यूमरेटर में क्या है? वी एफ माइनस वी आई। वेलोसिटी को, फाइनल वेलोसिटी को डिवाइड करो, फाइनल वेलोसिटी में से माइनस करो इनिशियल वेलोसिटी को, और नीचे क्या है? चेंज इन टाइम। तो चेंज इन टाइम क्या होगा? फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। बस यही मेरा हो गया क्या एवरेज एक्सेलरेशन। डायरेक्शन क्या होती है एक्सेलरेशन की? जहां पे जिस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, चेंज हो रहा है जिस डायरेक्शन में, यानी वेलोसिटी जिस दिशा में बदल रही है, वही होती है डायरेक्शन एक्सेलरेशन की। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर इज ऑलवेज अलोंग द चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। जिस तरफ चेंज होगा उसी तरफ होगा वेलोसिटी वेक्टर। अभी देखो धीरे धीरे समझाऊंगा, जैसे जैसे एग्जांपल आएंगे सर्कुलर मोशन में और अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि वहां पे सर्कुलर मोशन में क्या होता है, हर टाइम पे वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, तो आपको अच्छे से दिखेगा कि डायरेक्शन क्या है एक्सेलरेशन की। ठीक है, अब देखो ऊपर जो आपको दो एनिमेशन दिख रहे हैं, एक तो दिख रहा है लड़का जो ऊपर चल रहा है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, धीरे धीरे जैसे जिस गति से चल रहा है उसी से चलता जा रहा है। बट जो नीचे वाला है वो स्टार्टिंग में स्लो है, फिर जाते जाते थोड़ा फास्ट हो जाता है। उसी को मैं बोल रहा हूँ कि ये नीचे वाला कार्टून क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है। क्यों? इसकी वेलोसिटी ओवर द टाइम इंटरवल चेंज हो रही है। इसी कहानी को हम लिखने चलेंगे तो बोलेंगे, एवरेज का तो दिख गया आपको। हाँ, अब दूसरी बात ये भी देख लो कि इंस्टेंटेनियस क्या होती है। इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, वही वेलोसिटी वाली कहानी की, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, यानी कि डेल्टा टी जो हम ले रहे हैं, जो चेंज इन टाइम हम कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी वेरी क्लोज टू जीरो। तो ऐसे टाइम इंटरवल को मैं बोलता हूँ कि दिस इज कॉल्ड एज सम इंस्टेंटेनियस टाइम, या फिर सम इनफाइनाइट सिमलली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। उसी टाइम के दौरान जो मेरा एक्सेलरेशन वैल्यू रहेगा उसी को मैं बोलूंगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक, अब देखो इसको लिखने का वही तरीका जैसे वेलोसिटी में था, कि एक्सेलरेशन वेक्टर लगा दिया, ब्रेकेट हटा दिया, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट एन पर्टिकुलर इंस्टेंट, इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। डेल्टा टी की वैल्यू लगभग जीरो के बराबर है, और डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, यानी वेलोसिटी वेक्टर को डिवाइड कर रहे हो क्या, वेलोसिटी वेक्टर को आप डिवाइड कर रहे हो टाइम से, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। इस यही होगा क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वही होगा ये। तो वेलोसिटी का फर्स्ट डिफरेंशियल इज नथिंग बट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है जी। अब इसी नॉलेज के बेस पे ये वाला क्वेश्चन करो, बहुत इजी है, सब लोग कर पाओगे।
कितने बच्चों का आंसर आ गया? जिनका आंसर आ गया हैंड रेज करो। ठीक है, एक बार क्वेश्चन बता देता हूँ, जो लोग कर रहे हो करते रहो, जो हिंट चाहिए मेरे बातों से ले सकते हो। द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ओवर द टाइम इंटरवल 2 सेकंड एंड 4 सेकंड। 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन क्या रहेगा, वो बताओ। तो कहाँ से पता चलेगा? बेस्ड अपॉन द ग्राफ, जो आपको ग्राफ दिख रहा है उसके बेसिस पे पता चलेगा कि 2 से 4 सेकंड के बीच में एक्सेलरेशन क्या रहने वाला है। 2 सेकंड का मार्क देखो एक्स एक्सिस पे, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है टाइम का, उस पे देखो 2 सेकंड दिखा। फिर उससे आगे देखो 4 सेकंड, उस वो देख लिया। 2 सेकंड के ऊपर वेलोसिटी की वैल्यू देखो 6 मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड तब हो गया तो वेलोसिटी की वैल्यू देखो 10 मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन क्या था? एवरेज एक्सेलरेशन को मैं ऐसे लिख रहा था, एवरेज एक्सेलरेशन उसकी वैल्यू क्या थी? डेल्टा वी, यानी वेलोसिटी में जो चेंज आया डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो टाइम तो आपको दे दिया 2 सेकंड से 4 सेकंड। अब इस 2 सेकंड से 4 सेकंड के ड्यूरेशन में यू कैन फाइंड आउट चेंज इन वेलोसिटी बेस्ड अपॉन दिस ग्राफ। तो आपको दिख रहा है कि एक तो 6 है, एक 10 है, तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या आएगी? 10 - 6। और टाइम क्या है? 4 - 2। बस वही वैल्यू रहेगी, वही मैग्नीट्यूड रहेगा किसका? एवरेज एक्सेलरेशन का, ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 2 सेकंड एंड 4 सेकंड। जब समय 2 सेकंड से 4 सेकंड पर जाएगा, तब उस ड्यूरेशन में मेरी एवरेज वेलोसिटी क्या, एवरेज एक्सेलरेशन क्या रहेगी, वो इसी फॉर्मूले से निकलेगी। निकालो और हैंड रेज करो जिनका हो जाता है। गिने चुने वही बच्चे हैं भाई, कुछ नए बच्चे ज्वाइन करो। अब तो सब कुछ बता दिया, तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस थिंग। यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस थिंग ब्रो। सबसे कम स्ट्रेंथ है इस बैच में, आई डोंट नो व्हाई, बट देयर इज सम रीजन बिहाइंड दिस मे बी। अभी हम लोग 30 हैं, जिसमें 2 अकाउंट तो मेरे ही हैं। 28 बच्चे हुए फिर। और सेम स्ट्रेंथ के बैचेस में 60 बच्चे भी आते हैं। 28 और कहाँ 60, कहाँ 28। तो आप लोग जो इरेगुलर हैं वो रेगुलर आया करें क्लास में। आपका कोई दोस्त है, मित्र है, सखा है, उनको बोलें कि क्लास अटेंड करो। अदरवाइज चीजें इतनी पीछे छूट जाएंगी कि दे वॉन्ट बी एबल टू कॉप अप। फिर वो लोग कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। अभी धीरे धीरे हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे, स्पीड बढ़ेगी, फिर चीजें यहीं से उठेंगी ना, जो यार आपको पढ़ा दिया उसी से मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। तो आपके माइंड में मैं वही तो पॉइंट डालूंगा कि देखो उस चैप्टर में ये पढ़ाया था, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है। तो वो चीजें तभी आएगी समझ, तब आप कंटिन्यू रहोगे क्लास में। तो जो लोग इरेगुलर हैं वो रेगुलर क्लासेस अटेंड करते रहो। देखो अभी 10 बच्चे कर पा रहे खाली। तो आउट ऑफ 28 स्टूडेंट आई सी ओनली 10 हैंड्स रेज्ड। तो भाई कुछ करो। सिंपल बताया, सॉल्यूशन बता दिया। देखो जिनका आंसर आ गया चैट बॉक्स में डाल दो, व्हाट इज द आंसर, ए बी या सी? व्हाट इज योर आंसर, ए बी और सी? पता है जब स्ट्रेंथ कम होती है तो मुझे ऐसा लगने लगता है कि यार पता नहीं मैं गलत तो नहीं पढ़ा रहा बच्चों को, या पता नहीं इनको अच्छा तो नहीं लग रहा। तो वो भी एक बात सर है ना। सभी क्लासेस में इतनी होती है। नहीं वो ठीक है, वो तो मुझे पता है, सबकी नहीं देखनी मेरे को। मुझे अपने बैच में 100% अटेंडेंस चाहिए। हम्म। नहीं अगर अपन लोग इम्प्रूव करने के लिए, तो मैं बोल ही रहा हूँ यार, तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो हम लोग अवेलेबल है ना, पढ़ाएंगे अच्छे से। जो ऑनलाइन की दिक्कतें हैं वो तो दूर कर ही सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों का ऑप्शन बी आया है कि 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई। एक्सेलरेशन चेंज हुआ, वेलोसिटी चेंज हुआ कहाँ से? फाइनल वेलोसिटी 10 है, इनिशियल 6 थी। डिवाइडेड बाय टाइम हमें दिया गया है कि टाइम वाज चेंजिंग फ्रॉम 4 सेकंड टू 2 सेकंड। तो 4 - 2 इसको कर दोगे, यही वैल्यू आने वाली है। 10 - 6 4 डिवाइडेड बाई 2, एंड दैट इज नथिंग बट 2। यूनिट क्या आएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों? वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है और इसका सेकंड है। तो अगर आप इसको यूनिट वाइज भी लिखो तो ऊपर मीटर पर सेकंड आएगा, नीचे सेकंड आएगा। जब ये सेकंड नीचे आएगा तो सेकंड स्क्वायर में बदल जाएगा। ठीक है, दोनों एक साथ मिलके। तो मेरा आंसर आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन था। जो नहीं कर पाए उन पे क्या है? उन पे दया है हमारी। लानत तो नहीं बोलेंगे, दया है कि करोगे, एक ना एक दिन हो जाएगा। ठीक है। अब जिनसे नहीं हुआ या जिनकी करने की इच्छा नहीं थी, वो इस सॉल्यूशन को देखेंगे। आपको पता पड़ेगा कि स्लोप ऑन ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ
एक्सेलरेशन, ठीक है बेटा। एवरेज एक्सेलरेशन बोल लो या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोल लो, वो डिपेंड करेगा कि डेल्टा टी की वैल्यू मैं क्या ले रहा हूँ। अगर डेल्टा टी की वैल्यू बहुत छोटी है यानी क्लोज टू जीरो है, इफ इट इज टेंडिंग टू जीरो, तो वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गई। अगर डेल्टा टी की वैल्यू कोई फाइनाइट वैल्यू है तो फिर वो हो जाएगा क्या, एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसको देखोगे, एवरेज एक्सेलरेशन इज सेम एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। कोई इसका मतलब बताएगा? यहां पर एवरेज एक्सेलरेशन इज सेम एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। देखो, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दिख रहा है आपको भाई, वेलोसिटी टाइप ग्राफ पे जो प्लॉट है वो स्ट्रेट लाइन है। तो आप कोई भी इंस्टेंट ले लो टाइम का, देखो यहाँ पे लेते हैं हम, यहाँ पे इंस्टेंट लिया, एक ये लिया, दो लिया, तीन लिया, चार लिया, पांच लिया, छह लिया, सात लिया, इतने सारे इंस्टेंट भी अगर आप ले लोगे, तो इस इंस्टेंट के बावजूद भी अगर आप किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो थीटा वैल्यू या यानी कि हॉरिजॉन्टल के साथ जो थीटा बनने वाला है वो हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगा। थीटा की वैल्यू वही थीटा रहने वाली है, क्योंकि दीज आर कोरेस्पोंडिंग एंगल्स, एक दूसरे को देखकर चेंज होने वाले एंगल्स हैं। दीज आर कोरेस्पोंडिंग एंगल्स, ठीक। तो हर जगह थीटा सेम रहेगा। तो जब थीटा सेम रहेगा तो आप बोल रहे हो कि हर एक इंस्टेंट पे, जो भी इंस्टेंट लिए ये मैंने, इन हर एक इंस्टेंट पे थीटा सेम है, मतलब स्लोप ऑफ द ग्राफ सेम है, ठीक। तो जब स्लोप सेम है इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम है। तो हर एक इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन सेम है, और वो किसके बराबर है, एवरेज एक्सेलरेशन के, जो हमने इनिशियली थीटा निकाला है, यानी कि जो स्लोप की वैल्यू ये निकाली है यहाँ पे, इसके बराबर है। इसी का मतलब हुआ कि अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो वहां पे इंस्टेंटेनियस क्वांटिटीज और एवरेज क्वांटिटीज सेम रहती हैं, ठीक। चलो अब सबके सब लोग हाथ नीचे कर लो, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ये वाला क्वेश्चन करो। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें टाइम लगाएंगे हम लोग, और सब लोग इसको शुरू से अटेम्प्ट करो, छोड़ना मत। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मस्त सा है, जिसको पता चल गया कि क्या करना है वो कर पाएगा। हिंट ये है, हिंट नहीं दे रहा, हिंट 2 मिनट बाद दूंगा, करो जिनसे हो जाए बहुत अच्छा। बेटा जिनका हो जाएगा ये क्वेश्चन वो हैंड रेज करना। तो एक बार बता देता हूं मैं क्या है क्वेश्चन। विष्णु इज साइक्लिंग इन a straight line with a velocity 5 meter per second. Then at time t equals to 0, a stiff wind blows causing him to accelerate as seen in the diagram below. What is his cycling velocity after the wind has blown for 9 seconds? विष्णु कोई साइक्लिस्ट है जिसकी स्पीड है 5 मीटर या वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या होता है, एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो, यानी कि जब टाइम की वैल्यू जीरो है उस समय इस साइकिलिस्ट के ऊपर हवा का तेज
झोंका लगता है, ठीक है, फॉर अनदर 9 सेकेंड्स। उसकी वजह से इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो 9 सेकंड में जो एक्सेलरेशन की वैल्यू रहेगी ड्यू टू द विंड ब्लास्ट, या फिर बोल लो विंड जो ब्लो हो रही है उसकी वजह से, उसकी वैल्यूज आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे दे रखी है। टाइम 0 से स्टार्ट होकर 9 सेकंड तक की ग्राफ जा रहा है। अब आपको फाइंड आउट करना है फाइनल वेलोसिटी। तो एरिया अंडर द कर्व ऑन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पहले ये सोचो। फिर उस जो वैल्यू आएगी उसमें इनिशियल वैल्यू आपको दे रखी है, ऐड करो, फाइनल आ जाएगी वेलोसिटी। एरिया अंडर द कर्व ऑन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज वेलोसिटी। कैसे? एरिया अंडर द कर्व क्या होता है बेटा, किसी भी ग्राफ पे वर्टिकल एक्सिस को और हॉरिजॉन्टल को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, वेलोसिटी बाय टाइम, यानी डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। तो जब इस टाइम को इधर लेके जाओगे तो क्या बचेगा, वेलोसिटी। डेल्टा टी को मल्टीप्लाई कर दो एक्सेलरेशन इनटू डेल्टा टी, तो मुझे क्या मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी। वही तो मुझे निकालना है। अगर मुझे चेंज मिल जाए तो इनिशियल वैल्यू मुझे दी गई है, उस इनिशियल वैल्यू में मैं चेंज को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी किसकी, वेलोसिटी की, और वही पूछी गई है आफ्टर 9 सेकंड। तो 9 सेकंड वाला जो पॉइंट है, 9 सेकंड वाला ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप लोग फाइंड आउट कर लो क्या, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से लेफ्ट लेफ्ट साइड में जितना भी एरिया अंडर द कर्व है वो आप फाइंड आउट कर लो। उस एरिया अंडर द कर्व की जो वैल्यू आएगी वही आएगी डेल्टा वी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी। पहले चेंज इन वेलोसिटी निकालो बाय एरिया अंडर द कर्व, और फिर उसको 5 मीटर पर सेकंड में ऐड करो तो आपका आंसर आ जाएगा। करो सब लोग, अटेम्प्ट सब लोग करेंगे। तब तक बच्चे आंसर नहीं दोगे तब तक आगे नहीं बढ़ने वाले हम लोग आज। जिनका आंसर आ जाएगा हैंड रेज करोगे। अरे भाई किसी का भी क्यों नहीं आ रहा आंसर? जिनका आ जाएगा आंसर हैंड रेज करोगे बेटा, तभी आगे बढ़ने वाले हैं, तो यहीं रहेंगे। नहीं आएगा तो क्या फायदा। डेल्टा वी निकालना है, एरिया अंडर द कर्व। देखो थोड़ा सा और हिंट ले लो, अब इससे ज्यादा हिंट क्या ही लोगे यार तुम। पहला एरिया ये होगा,
ये वाला येलो कलर का पॉजिटिव डायरेक्शन में है, क्योंकि यहाँ तक वेलोसिटी पॉजिटिव है, क्योंकि एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव है, सॉरी। और दूसरा एरिया होगा नीचे रेड कलर का जो ट्राइंगल बनेगा ये। तो इन दोनों को आप फाइंड आउट करो, पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव साइन के साथ इस्तेमाल करो, नेगेटिव वाले को नेगेटिव साइन के साथ। ऐड कर दो किसमें, 5 मीटर पर सेकंड में, तो वैल्यू बताओ मुझे क्या आएगी। पहले ये एरिया निकालो येलो वाला, फिर ये रेड निकालो। कैसे निकलेगा, यहाँ से निकल जाएगा। 4 ये दे रखा है, 7 ये है, उस हिसाब से निकाल लो। इसको दो टुकड़ों में विभाजित कर लो। एक तो ये रेक्टेंगल बन गया कितना, 4/3 का, और एक ये ट्राइंगल बन गया जिसकी हाइट भी 4 है और इसकी बेस भी 4 है। तो ऐसे हो जाएगा। फिर एक थर्ड ट्राइंगल है, ये इसका एरिया निकाल लो। एडिंग देम विल गिव यू सम वैल्यू, उसको बोलेंगे डेल्टा वी, जिसको बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी। इस चेंज इन वेलोसिटी को 5 मीटर पर सेकंड में ऐड कर दो तो मुझे फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी। वही आपको निकालना है इस क्वेश्चन में। करो सब लोग। तब तक नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ने वाले, क्योंकि क्योंकि करना आपको है यार। ये क्वेश्चन एग्जाम में तो आप ही को ही करना है। तो नहीं करोगे तो फिर ये गारंटी कैसे मिलेगी कि अभी नहीं कर पा रहे आगे कैसे कर लोगे, इतना हिंट देने के बाद भी नहीं कर पा रहे। तो फिर ये तो नहीं कर पाओगे ना बाद में भी। सब लोग ट्राई करो, सारे हिंट दे दिए, सब कुछ लिखा हुआ है। तब तक आंसर्स मुझे 10 बच्चों के नहीं मिलेंगे, हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। कर रहे हो, कोई बच्चा कर रहा है इसको? हाँ करो, आंसर बताओ अगर हो गया तो रजनीश।
इनका आंसर आ गया, वो चैट बॉक्स में आंसर टाइप करो। ठीक है, इसका आंसर ये है बेटा, देखो डिस्प्ले पे आ गया है, और इसको कर लेंगे, ठीक है। सब लोग जिनने नहीं किया वो यहाँ से देख के कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन करो। कल इसको करके आएंगे तभी समझाऊंगा यार, क्योंकि देखो इसका मतलब तो ये हो गया कि आप लोग करना ही नहीं चाहते, है ना। ये बैच का परफॉर्मेंस बहुत बेकार है, गुस्सा आ गया, तुम लोगों ने बिल्कुल ऐसे दुखी कर दिया मेरे को। ये क्वेश्चन था ही नहीं यार इतनी देर का, ये क्वेश्चन 1 मिनट का क्वेश्चन था। और ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन सिर्फ आपको दिया गया है, 15 बैचेज हैं, सब में ये क्वेश्चन सोल्व हुआ है। इतना पुअर परफॉर्मेंस किसी में नहीं था। सबका आंसर गलत है, आपका आंसर सेम आ रहा है, रिपीट कर रहे हो एरर को बार बार। 2.3 एक का आ गया तो दूसरे का 2.3 कैसे आ रहा है, मैं ये नहीं समझ पा रहा। या 2.2 कैसे आ रहा है, एरर एक जैसा नहीं हो सकता भाई। 23 इसका आंसर है, 23 मीटर पर सेकेंड। सॉल्यूशन ये दे रखा है। आप इस क्वेश्चन का सब लोग स्क्रीनशॉट लो, कल सबसे पहले आते ही इसी का आंसर पूछूंगा, चाहे जहां मर्जी डाउट नेट से करके आओ, कहीं से करके आओ। मेरे को ये देखना है कितने बच्चे करके आएंगे। अभी स्क्रीनशॉट लो सबके सब इसका, स्क्रीनशॉट लो। तुम्हारा सिलेक्शन मैं थोड़ी करा सकता हूँ यार, तुम्हारा सिलेक्शन तुम खुद कराओगे। अगर तुम नहीं कराना चाहते तो कभी नहीं होगा सिलेक्शन, ये भी श्योरिटी है। इतना सिंपल क्वेश्चन है, इसको हर बैच में 10 बच्चे एटलीस्ट सोल्व कर रहे हैं। तुम आ ही नहीं रहे हो, क्लास में स्ट्रेंथ भी नहीं है। उसके बाद तुम कर भी नहीं रहे, जितने बच्चे आ रहे हैं उनको बोलते हैं कि बेटा करो करो करो, करते भी नहीं हो क्वेश्चन। मतलब मैं थोड़ी करा सकता हूँ यार तुम्हारा सोल्यूशन, या मैं तुम्हारा सिलेक्शन थोड़ी करा सकता हूँ। आपको हिंट दे दिया गया, आपको ये बता दिया गया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे डेल्टा वी जो है वो रिप्रेजेंट करता है। फिर इससे अच्छा तो मैं क्लास लेना ही छोड़ देता हूँ, इस बैच को मैं बोल दूंगा कि सर मैं नहीं ले सकता इसकी क्लास, ये लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, तो मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ। ऐसा नहीं हो सकता ना बेटा, जब तक आप लोग नहीं करोगे तो मैं कब तक कराऊंगा आपको। आपको हिंट दे दिया गया था, आपको पूरा मैंने समझाया है। अब ये क्वेश्चन तभी क्लास में डिस्कस होगा, तब पहले आप लोग करके आओगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने। यस सर। यस यस सर। सर। अब इसका कल देखेंगे, ठीक है। अभी आज सोल्यूशन नहीं देख रहे इसका। ये वाला क्वेश्चन करो अब सब लोग। यहाँ पोजीशन वेक्टर दे रखा है, आर वेक्टर। आपको फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट टी इक्वल्स टू 1। बम बम बारी ये लगी बीमारी फिकारी हमारी फिकारी हमारी। आर वेक्टर दे रखा है 15 t² आई कैप। नहीं दिख रहा तो देखो थोड़ा जूम कर देता हूँ। 15 t² आई कैप प्लस 4 - 20 t² जे कैप। ये आर वेक्टर दे रखा है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है टी इक्वल्स टू 1 पे। पहले आपको क्या करना होगा, आर वेक्टर का डिफरेंशिएशन करो। पहले बार डिफरेंशिएशन करोगे तो वेलोसिटी आएगा, क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला जो था वो मैं लिख देता हूँ। दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। वेलोसिटी जो थी वो थी v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी, और एक्सेलरेशन जो है वो होता है d²r/dt²। ठीक है, सेकंड डिफरेंशियल। तो पहले आप d²r/dt² निकाल लो, उसके बाद उसमें वैल्यू पुट कर दो t की 1, वही आंसर आएगा इसका। अब इससे ज्यादा हिंट कोई नहीं देगा एग्जाम में, तो ये भी नहीं मिलने वाला, फिर करोगे कैसे। चलो करो अब इसको।
आंसर डालो चैट बॉक्स में, क्या आ रही वैल्यू मैग्नीट्यूड की? ठीक है, शाबाश शाबाश। ठीक है, 50 आंसर है इसका। आंसर देखेंगे, ये रहा बेटा। पहले क्या किया गया, पहला डिफरेंशियल निकाला, वो आया 30t², सॉरी 30t(i), फिर -40t(j). सेकेंड डिफरेंशिएशन लिया तो बच गया 30(i), 40(j). उसी का मैग्नीट्यूड निकाल लोगे तो वैल्यू आ गई क्या, 50 मीटर/सेकंड स्क्वायर। अब देखो, जब आपने सेकेंड डिफरेंशिएशन लिया, जब एक्सेलरेशन की वैल्यू आई तो क्या आई, 30(i) -40(j). अब यहाँ पे टी का फंक्शन ही नहीं बचा, कि टी का कोई फंक्शन ही नहीं बचा। ये t=1 हो, चाहे कुछ भी हो, t2 हो, 3 हो, या इनफाइनाइट हो, कुछ भी हो, एक्सेलरेशन हमेशा यही रहेगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन अब कांस्टेंट हो गया। एक्सेलरेशन इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दिस मींस एक्सेलरेशन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये हो गया कि एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो कि 50 मीटर/सेकंड के बराबर है, उसी से जो है एक्सेलरेशन होता रहेगा, चाहे वो टाइम कुछ भी हो। ठीक है, इसको देख लेंगे नोट्स में। चलो, अब बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देख लो, ये बात करते हैं। पिछले स्लाइड में जो बताया था वही थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं, कि यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे एरिया अंडर द कर्व वो क्या बताता है, चेंज इन वेलोसिटी को। चेंज इन वेलोसिटी को एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे जो एरिया होता है, एक्सेलरेशन टाइम दिख रहा है, वर्टिकल एक्सिस पे एक्सेलरेशन है, हॉरिजॉन्टल पे टाइम है। ऐसे ग्राफ पे आपको एरिया अंडर द कर्व, यानी कि ग्रे कलर का एरिया दिख रहा है आपको, ये ग्रे कलर वाला एरिया, ये वाला एरिया रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को, चेंज इन वेलोसिटी को। चेंज इन वेलोसिटी कब से कब तक, बिटवीन t1 से t2, t1 एंड t2, बिटवीन t1 एंड t2। t1 आपको दिख रहा है ये टाइम है, t2 ये टाइम है, इन दोनों के बीच में जो वेलोसिटी में चेंज आएगा वही रिप्रेजेंट करेगा ये ग्रे कलर का एरिया। ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करना था पिछले क्वेश्चन में, उसी में ऐड करना था। किसमें, अगर मैं बोल दूं कि t1 के ऊपर वेलोसिटी जो है वो है 5 मीटर/सेकंड, और पूछ लूं कि t2 पे क्या वेलोसिटी होगी, तो आप क्या करोगे, आप ये ग्रे कलर का जो एरिया दिख रहा है इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, और जो भी वैल्यू आएगी उसको 5 मीटर/सेकंड में ऐड कर दोगे, तो वही मेरा आंसर आएगा t2 पे, यानी कि 5 मीटर/सेकंड प्लस डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी। और डेल्टा वी कहाँ से आएगा, यहाँ से ग्रे कलर के एरिया से। ठीक है, इसी चीज को बोलते हैं इंटीग्रेशन अंडर द लिमिट्स, कि एक्सेलरेशन इनटू dt। आपने एक्सेलरेशन लिया जो कि कांस्टेंट वैल्यू थी यहाँ पे, इसलिए वो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया एक्सेलरेशन, और dt टाइम के साथ इंटीग्रेशन कर दिया। तो फर्स्ट इंटीग्रल किया तो ऐसे आएगा a t, और लिमिट आ गई क्या, t1 से t2 देख रहा हूं मैं खाली, तो यही पुट कर दो बेटा, a बाहर आ जाएगा, अंदर बचा t2 माइनस t1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही आया क्या, इस एरिया की वैल्यू। क्यों? क्योंकि इसकी ये वाली साइड देखो, ये तो a है, और ये वाली साइड क्या है, t2 माइनस t1 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना, ब्रेड्थ इनटू हाइट, वही आता है क्या, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, वही आया है इंटीग्रेशन की वैल्यू। और इसी को बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, अब जो भी कंसेप्ट आपके बच गए थे, जो भी चीजें समझ नहीं आ रही थी, वो एक बार रिपीट हो रही हैं ग्राफ्स के तौर पे, ध्यान से सुन लो, और यही नोट्स का काम करेंगे, यहाँ से आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, ध्यान से सुनो अब सब लोग। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात हो रही है, यानी कि एक्सटी ग्राफ की। एक्सटी ग्राफ पे क्या क्या होता है, एक्सटी ग्राफ पे जो स्लोप होता है वो होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, dx डिवाइडेड बाय dt। तो dx डिवाइडेड बाय dt को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। यानी कि स्लोप ऑन एन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक्सटी ग्राफ पे, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को। ठीक है, अब अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी रहेगा, इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, तो क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा उस टाइम के दौरान भी डिस्प्लेसमेंट हमारा कांस्टेंट रहने वाला है। ऐसे ऐसे मोशन को बोलते हैं कि द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, और ये रहेगा कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, अगर बॉडी मूव कर रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी का हमने देखा था कि एक स्ट्रेट लाइन होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू हर एक इंस्टेंट पे बराबर रहेगी।
कितने भी इंस्टेंट लो सब पे थीटा कांस्टेंट रहने वाला है। अगर बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो मतलब क्या हुआ कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो सेकंड ऑर्डर का हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन छोड़ के थोड़ा कर्व होने लगेगा, और अगर इंक्रीजिंग है तो ऐसे अपवर्ड रहेगा, और डिक्रीजिंग वेलोसिटी है तो ऐसे डाउनवर्ड रहेगा। डिक्रीजिंग वेलोसिटी का मतलब कांस्टेंट रिटार्डेशन, कि रिटार्डेशन हो रहा है, डी एक्सेलरेट कर रहा है, डी एक्सेलरेट मतलब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। उसके बाद बॉडी मूविंग विद इनफाइनाइट वेलोसिटी, बॉडी अगर इनफाइनाइट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसको कैसे देखेंगे, ऐसे ए वर्टिकल लाइन ऑन द एक्सटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे एक वर्टिकल लाइन होगी, बॉडी मूविंग विद इनफाइनाइट वेलोसिटी। क्या हो सकता है, अगर ये बॉल को मैं ऊपर फेंकूं तो एक ऐसा पॉइंट आएगा टॉप मोस्ट पॉइंट, उसके बाद ये ऊपर जाती हुई रुकेगी और फिर नीचे आ जाएगी, जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है वहां पे इसकी वेलोसिटी क्या होने वाली है, इनफाइनाइट। तो उस वैसे से मोशन को दिखाने के लिए एक्सटी ग्राफ ऐसा बनता है। ठीक, सेम चीज वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर देखो, वेलोसिटी टाइम मतलब वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ पे दो चीजें होंगी, स्लोप, स्लोप रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, और वही होता है एक्सेलरेशन के बराबर। दूसरा होता है एरिया, एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या भाई, वर्टिकल एक्सिस को हॉरिजॉन्टल से मल्टीप्लाई कर दो, यानी वेलोसिटी इनटू चेंज इन टाइम dt। तो मैं किसी टाइम इंटरवल के लिए देख रहा हूँ, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि इनफाइनाइट सिमलली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, जिसको मैं बोल रहा हूँ मैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वो वैल्यू देख रहा हूँ, उस इंस्टेंट की वैल्यू को मैंने dt लिया और वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे ये एरिया अंडर द कर्व मिलने वाला है, और वही रिप्रेजेंट करता है एरिया अंडर द कर्व ऑन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और इसको मैं बोलता हूँ डिस्प्लेसमेंट। तो ये दोनों चीजें होंगी, एक्सेलरेशन होगा स्लोप, और डिस्प्लेसमेंट होगा एरिया अंडर द कर्व ऑन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सेम फिर चीजें रिपीट होंगी क्या, कि अगर स्ट्रेट लाइन है वेलोसिटी टाइम कर्व, तो इसका मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इसके बाद चलते मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन हैविंग जीरो इनिशियल वेलोसिटी, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन में क्या होगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा, स्ट्रेट लाइन अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, दिस मींस इट्स अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कोई बोलेगा सर पहले वाला भी तो स्ट्रेट लाइन था, तो था भाई, यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो थी, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब स्लोप जीरो भाई, टेंजेंट थीटा जीरो, टेंजेंट थीटा जीरो कब होता है, जब 0 डिग्री होता है, तो ये 0 डिग्री ही तो है इसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, यहाँ पे जो एंगल है वो 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री का मतलब एक्सेलरेशन इज जीरो। तो पहले वाला भी स्ट्रेट लाइन था तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, सेकंड वाला स्ट्रेट लाइन है तो, बट यहाँ पे नॉन जीरो वैल्यू है थीटा की, नॉन जीरो है तो मतलब देयर इज सम नॉन जीरो एक्सेलरेशन, और उसी को मैं बोलता हूँ कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, वहीं अगर इसके उल्टा हो कि ऑब्जेक्ट रिटार्ड कर रहा हो, स्लो डाउन कर रहा हो, यानी कि वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम, जैसे जैसे मैं टाइम एक्सिस पे बढ़ रहा हूँ वेलोसिटी मुझे गिरती हुई नजर आ रही है, दिस मींस द ऑब्जेक्ट इज रिटार्डिंग, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ डिक्रीजिंग वेलोसिटी। तो ये हो सकता है। तीसरा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट इज रिटार्डिंग विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी, जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो जीरो थी, अब उसके बाद भी अगर वो रिटार्ड करेगा, दिस मींस की वेलोसिटी नेगेटिव में चली जाएगी, तो यहाँ जीरो जीरो था उससे नेगेटिव में ले गए भाई, तो वेलोसिटी टाइम ही तो था, ये वीटी था, तो वेलोसिटी जैसे जैसे टाइम गया मोर एंड मोर नेगेटिव हो रही है। नेगेटिव का मतलब क्या था, डिस्प्लेसमेंट इज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, जो हमने पॉजिटिव डायरेक्शन इमेजिन कर रखा है उससे अगर विपरीत दिशा में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दिस मींस इट इज द केस ऑफ नेगेटिव वेलोसिटी। तो अगर नेगेटिव हो रही है तो आपको ये नंबर चौथे नंबर वाला ग्राफ दिखाई देगा। अब एक्सेलरेशन होगा, अगर मूविंग विद एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको ऐसा दिखेगा, और मूविंग विद रिटार्डेशन है यानी डिक्रीजिंग वेलोसिटी, तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये 6 केस इसमें होंगे। और ये आप देख लो कि स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है वर्टिकल एक्सिस को डिवाइड कर दो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, और एरिया क्या होता है, वर्टिकल एक्सिस को मल्टीप्लाई कर दो हॉरिजॉन्टल से, बस वही हर केस में लगाओगे आ जाओगे आंसर। अब लास्ट ग्राफ है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम पे क्या होगा, स्लोप, चेंज इन एक्सेलरेशन विद चेंज इन टाइम, इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं जर्क। ठीक है, बहुत कम देखने को मिलेगी, बस नाम मात्र है, यूज कहीं नहीं आएगी, तो इसको बोलते हैं जर्क, इसी को बोलते हैं चेंज इन एक्सेलरेशन विद टाइम, कि अगर मेरा एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ, तो उसको हम बोलेंगे जर्क। जैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा था विद टाइम तो उसको बोला वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज हो रहा था विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको बोला एक्सेलरेशन, बट अगर एक्सेलरेशन भी चेंजिंग है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दिस इज इनहेरेंटली मीनिंग दैट कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ जर्क। तो हमारे यहाँ पे एक अदर क्वांटिटी है, अदर फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हमने नाम दिया जर्क, और दैट इज नथिंग बट चेंज इन एक्सेलरेशन विद चेंज इन टाइम। ठीक, अब एरिया ऑन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ये क्या बताएगा, एरिया क्या बताता है बेटा, वर्टिकल एक्सिस को मल्टीप्लाई करो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से,
तो ये बताएगा वेलोसिटी। तो आपने एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई किया टाइम से, a dt दैट इज नथिंग बट वेलोसिटी। ठीक है, a क्या है, a कोई एक्सेलरेशन की वैल्यू रहेगी यहाँ पे, और dt क्या है, आपने 2 पॉइंट ले लिए, एक t1 एक t2, तो dt इज नथिंग बट इन दोनों के बीच का गैप। तो a dt करोगे तो ये एरिया मिल जाएगा ना, ये रेड अभी शेड किया, तो वही ये बोलता है एरिया ये होगा। और उसी को मैं इंटीग्रेशन बोलता हूँ, t1 लिमिट से जाके t2, यानी t1 से शुरू किया और t2 तक गिन लिया, तो t1 से t2 के बीच में जो एरिया होगा वही होगा इंटीग्रेशन। अब बात आती है ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है तो ऐसे जाएगा बेटा, डिक्रीजिंग है तो ऐसे जाएगा, बस यही 3 केस होंगे। तो ये 5-7 ग्राफ आपको आए, 3 यहाँ पे, 6 यहाँ पे और 5 यहाँ पे। बस इन ग्राफ्स को अगर देख लोगे, एक दूसरे से जोड़ना सीख जाओगे, तो बहुत सारा कंसेप्ट तो यही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आपके लिए यहाँ पे नोट्स के तौर पे इंक्लूड कर दिए गए, रटना यहाँ से देखना, ठीक है। अब किसी बच्चे को इनमें डाउट है तो पूछ लो, फिर तुम आंसर नहीं देते हो एकदम से, उसमें फिर ऐसे मन सा घबरा जाता है कि यार पता नहीं इनका क्या होगा, है। डाउट पूछो, डाउट पूछो। आज की क्लास तो यहीं खत्म कर रहे हैं, कल से इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ेंगे, तो आज के डाउट पूछ लो आप। नो सर। नो सर। नहीं पूछ, नहीं है ना डाउट? नो डाउट सर। नो सर। इसके बाद क्लास है आप लोगों की?